नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी सेकंड ग्रेड की कलाम एकेडमी की जो फर्स्ट पेपर है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आज हम माइनर टेस्ट 11 है वो करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो माइनर टेस्ट 10 है वो कंप्लीट अपलोड कर दिए गए हैं, और जो मेजर टेस्ट हैं वो 2 है वो अपलोड कर दिए गए हैं। तीसरा है वो इसके बाद है वो अपलोड कर दिया जाएगा, और उसके बाद में है वो कंप्लीट टेस्ट है वो आने स्टार्ट है वो हो जाएंगे। तो जो साथी जुड़े हुए हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो जुड़े हुए हैं वो लाइक कर दें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक है वो दोनों कर दें। मैं आपके लिए फ्री अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद में कई लोग कह रहे हैं कि स्पीड बढ़ाओ, तो स्पीड आप है वो यूट्यूब ऑप्शन देता है 2x स्पीड करने का, तो आप है वो 2x स्पीड कर लेना, जिससे कि आपकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो सभी लोगों के लिए ये स्पीड है वो फास्ट नहीं है, ये नॉर्मली स्पीड है, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन ही बोलता हूँ, उसके बाद ऑप्शन, उसके बाद में आंसर है वो बता देता हूँ। तो इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाना है वो ठीक नहीं है। तो जिसको स्पीड बढ़ानी है वो उसके अंदर ऑप्शन देता है यूट्यूब, तो वहाँ जाके आप स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में कई लोग कह रहे हैं जी सिलेबस करवाओ, तो सिलेबस अभी तो देखिए सिर्फ 1 महीना है, तो 1 महीने के अंदर अब कोई सिलेबस कुछ एक टॉपिक है वो करवाने से कोई सेंस नहीं बनता। जैसे ही ये सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में हम देखते हैं भी, आप लोग अगर जुड़े रहे अच्छी मात्रा में तब तो करवा दिया जाएगा, अदरवाइज तो फिर क्या ही करवाएंगे, 5-7 लोग ही देखेंगे। अगर 100+ लोग जुड़े हुए रहोगे कंटिन्यू, तो है मैं आपको फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट अवेलेबल करवा दूंगा, मटेरियल वगैरह यहाँ क्लास है वो अपलोड है वो कर देंगे। तो चलिए आज अब वो हम स्टार्ट करते हैं, और आप लोग है वो लाइक कर दीजिए। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, आपको बार बार कहना पड़ता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग कंप्लीट नहीं देख रहे हैं वीडियो, मैं उनको बता देता हूँ कि सिलेक्शन लेना है तो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, भले ही आपके सारे क्वेश्चन गलत हों। देखोगे तभी आपको पता लगेगा भी क्या सही है और क्या गलत है। तो आज का जो क्वेश्चन है 1 नंबर की सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है उसको सम्मिलित करना है, और नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन पर क्लिक है वो करना है। तो वलित या नवीन जो श्रेणी है वो कौन सी होगी? वो होगी हिमालय। अवशिष्ट है, अवशिष्ट कौन सी है? ये है अरावली। उसके बाद में जो ज्वालामुखी है ये है राजमहल पहाड़िया। बरसोत्थत ये है सह्याद्री। तो इसका इसका एक ए का हो जाएगा 2 नंबर, बी का हो जाएगा 4 नंबर, सी का हो गया 3 नंबर, डी का हो गया 1 नंबर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांगांग सो तथा सोमरूरी झील स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है कि हिमाचल उत्तरांचल हिमालय में, दार्जिलिंग सिक्किम हिमाचल हिमालय में, अरुणाचल हिमालय में, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में। तो ये जो झील है ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भूभाग दक्षिणी मध्य उच्च भूमि से संबंधित हैं? बुंदेलखंड उच्च भूमि, विंध्य कगार उच्च भूमि, रुहेलखंड के मैदान, नर्मदा घाटी। तो इसका जो ऑप्शन है वो आप ऑप्शन है वो नीचे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कलाम अकेडमी ने इसके अंदर स्टार है वो शो कर दिया है। तो इसका जो आंसर है वो मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे को अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है जो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार। तो कंफर्म हो जाएगा तो नीचे है वो कमेंट है वो मैं पिन कर दूंगा, और जिसके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है इस क्वेश्चन का तो वो नीचे है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को भी पिन कर दूंगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से है, हमें इनका क्रम है वो बताना है। ये जो रांची का पठार
कोडरमा का पठार और हजारीबाग पठार जो है इनका उत्तर से दक्षिण बताना है। तो 1 नंबर हो जाएगा रांची का पठार, दो 1 नंबर हो जाएगा कोडरमा का पठार और 2 नंबर हो जाएगा हजारीबाग का पठार और 3 नंबर हो जाएगा रांची का पठार। तो इसके अंदर एक नंबर फर्स्ट में आना चाहिए। कोडरमा का जो पठार है वो फर्स्ट 3 नंबर ऑप्शन के अंदर है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि कोडरमा पठार, हजारीबाग पठार और रांची पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो निम्नलिखित चैनल और पास स्थिति में असुमेलित युग्म है वो हमें बताना है। 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान एवं निकोबार के मध्य है। कोको चैनल लिटिल निकोबार व ग्रेट निकोबार के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के मध्य है। हमें असुमेलित बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कोको चैनल लिटिल निकोबार व ग्रेट निकोबार के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में पूर्वी तट स्थित सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो पूर्वी तट पर स्थित सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, जो ये तट है इसके ऊपर सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो तमिलनाडु बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्तराकृति और भूदृश्य में से असुमेलित युग्म है वो हमें देखना है। तराई अनियमित जल प्रवाह के कारण निर्मित दलदली क्षेत्र। भूड बंगर प्रदेशों में शुष्क भागों में छोटे छोटे टीले। चाड़ अपरदन से निर्मित खड्ड युक्त प्रदेश। और 4 नंबर है कि बिल ज्वारीय जल में डूबने वाली निम्न भूमि। तो इसके अंदर हमें असुमेलित पूछा है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर, 4 है वो असुमेलित है। नेक्स्ट 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, यानी जो पूर्वी घाट है उसमें अवस्थित नहीं है। अरमाकोंडा, सिरुमलाई, गडजात, सालहेर। तो पूर्वी घाट में जो स्थित नहीं है वो है सालहेर। नेक्स्ट कथन है कि भारत के पूर्वी तटवर्ती मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटवर्ती मैदान से अधिक है। इसका कारण दे रखा है कि पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती हैं। ये भी कथन है वो सही है, जो कारण दे रखा है। तो इसका ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। और कथन ए है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटवर्ती मैदान से अधिक है। पूर्वी हिस्सा है वो ज्यादा पड़ता है पश्चिमी की तुलना में, तो इसलिए ज्यादा है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन है वो हमें करना है। तो दक्कन ट्रेप है, इसका हो जाएगा क्रीटेशियस कल्प। उसके बाद में जो हिमालय है ये हो जाएगा सेनोजाइक महाकल्प। उसके बाद में अरावली है, ये प्री कैम्ब्रियन महाकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर का विशाल मैदान है, ये 1 नंबर नियोजोइक महाकल्प है वो हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1। इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य, वरहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य, वरहद हिमालय व ट्रांस हिमालय के मध्य, काराकोरम व लद्दाख के मध्य।
तो जो कश्मीर घाटी है वो वरहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। कुमायूं हिमालय द्वार स्थलाकृति हेतु प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। नामचा बरुआ पर्वत अरुणाचल हिमालय के लिए हिमालय में स्थित है। जो नामचा बरुआ पर्वत है वो अरुणाचल हिमालय में स्थित है। तो इसके अंदर हमें सही बताने हैं, तो ये केवल 2 व 3 है वो सही हो जाएगा। यानी कश्मीर हिमालय केरवा के लिए प्रसिद्ध है। नामचा बरुआ पर्वत है वो अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ये जो कुमायूं हिमालय द्वार स्थलाकृति हेतु प्रसिद्ध है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पूर्वांचल की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है। ये जो है इनका सही क्रम हमें बताना है। तो इसके अंदर 1 नंबर हो जाएगा पटकोई बूम, उसके बाद में हो जाएगा डाफला, उसके बाद में हो जाएगा सरामती, उसके बाद में हो जाएगा ब्लू माउंटेन। तो ये जो क्रम जिसके अंदर है वो राइट होगा। तो इसके अंदर पटकोई जो बूम है वो 2 और 4 में है। उसके बाद में डाफला है वो 4 नंबर के अंदर है। तो इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर, पटकोई बूम, डाफला, सरामती, ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट है कि दक्षिण का पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान है वो हमें करनी है। जिसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन है कि यह त्रिभुजाकार आकृति में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सेकंड ऑप्शन है कि उत्तर में इसके चौड़े आधार पर अरावली श्रृंखला स्थित है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग पठार के रूप में प्रसिद्ध है। 4 नंबर ऑप्शन है कि इस प्रदेश का सर्वोच्च शिखर अनाईमुंडी चोटी है। तो हमें असत्य कथन देखना है, तो असत्य कथन हो जाएगा इसका 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्वाह के समय पश्चिमी घाट के पवनामुखी भागों पर वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। 1 नंबर ऑप्शन है कि 400 सेमी से अधिक, 2 नंबर है कि 250 सेमी से अधिक, 3 नंबर है कि 100 से 150 सेमी के मध्य, और 4 नंबर है नगण्य। तो इसके अंदर कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्वाह के समय पश्चिमी घाट के पवनामुख भागों पर वर्षा की मात्रा होती है। तो ये होती है 250 सेमी से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन है कि ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। 2 नंबर है कि इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन सागर एवं फारस की खाड़ी से वृद्धि होती है। 3 नंबर है कि ये भारत कभी भी अधिविशिष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें असत्य कथन बताने हैं। तो ये भारत कभी भी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। ये इसका राइट आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है भारतीय तटीय क्षेत्र, दूसरी तरफ है जलवायु प्रकार कोपेन, मालाबार तट AMW, कोरोमंडल तट AS, कोंकण तट BSHW, उत्कल तट AW। तो इसमें क्या है सही सुमेलित एक है वो सही सुमेलित नहीं है, तो वो है कोंकण तट BSHW।
नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून की अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा का निम्नलिखित किस क्षेत्र में विलय हो जाता है। एक नंबर है कि पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र, दो नंबर है मध्य भारत, तीन नंबर है उत्तर पूर्व भारत के राज्य, चार नंबर है पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र। क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून की अरब सागर की जो शाखा है और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उनका जो विलय है वो किस क्षेत्र में होता है। तो पंजाब और हिमालय से लगे हुए क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु मोटे तौर पर है उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क, उष्ण कटिबंधीय मानसून, उपाद्र। तो भारत की जलवायु मोटे तौर पर है वो उष्ण कटिबंधीय मानसून है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में मानसून की उत्पत्ति का विचार है वो दिया था। अल बिरूनी ने, अल मसूदी ने, इब्न हकाल ने, इब्न खालदून ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अल मसूदी ने दिया था भारत की मानसून की उत्पत्ति का जो विचार है वो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण ला नीना घटना परिघटित होती है। एक नंबर ऑप्शन है कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हवा के दबाव का कम होना, पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर कमजोर उच्च दाब प्रणाली द्वारा सामान्य दाब स्थिति को हस्तांतरित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव जिसकी परिणति काफी तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर के ऊपर व्यापारिक पवनों का पश्चिम से पूर्व की ओर अपेक्षाकृत तेज गति से बहना। तो इस तरह पूछा है कि ला नीना परिघटना होती है, तो ये होती है मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव जिसकी परिणति काफी तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। नेक्स्ट कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो अल नीनो के आने से भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है। उसके बाद में कारण है कि अंतरोषण अभिसरण क्षेत्र का खिसकाव भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है। तो ये जो कारण है ये इसका जो व्याख्या है वो नहीं करता है, जो स्पष्टीकरण है वो नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दो नंबर, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसके अंदर सही युग्म का चयन है वो हमें करना है कि आम्र वर्षा तटीय तमिलनाडु में, बारदोली छिड़ा त्रिपुरा में, नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल असम में, ब्लॉसम वर्षा आंध्र प्रदेश में। तो सही युग्म का चयन करना है तो ये है नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल और असम में। तो ये आप है वो शॉर्ट में भी रट्टे मार सकते हैं कि नॉर्वेस्टर वेस्ट बंगाल और असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी मसूरी, देहरादून तथा अंबाला के ग्रीष्मकालीन औसत तापमान में काफी भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। इसका मुख्य कारण है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, पर्वतों की स्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई। यानी एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी मसूरी, देहरादून और अंबाला में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान में भिन्नताएं मिलती हैं। तो ये दृष्टिगोचर होती है, यानी किसके कारण होती हैं, तो ये समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान है वो करें। तो इसके अंदर एक नंबर है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी है। मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है। नेक्स्ट है कि वर्षा की कुल मात्रा एवं वर्षा की
परिवर्तनशीलता में विपरीत संबंध होता है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिकतम पाई जाती है। तो इसका आंसर है वो होगा 4 नंबर। हमें असत्य कथन बताने हैं कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिकतम पाई जाती है। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग है स्टेटमेंट। हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो है वो अच्छी लग रही होगी। तो आपने लाइक है वो ज़रूर कर दिया होगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब कुछ मिल रहा है, कोई पैसे नहीं देने आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। मानसून की उत्पत्ति के विषय में पारंपरिक अवधारणा है अल नीनो तथा ला नीना प्रभाव, संस्थापित परिकल्पना, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना, जेट स्ट्रीम परिकल्पना। तो जो पारंपरिक अवधारणा है वो है संस्थापित परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून विच्छेद से संबंधित सत्य कथन की पहचान है वो हमें करनी है। तो पूर्वी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवने तट के समानांतर चले। नेक्स्ट है कि पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवने तट के लंबवत चले। 3 नंबर है कि पूर्वी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवने तट के लंबवत चले। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवने तट के समानांतर बहे। तो इसका आंसर है वो होगा 4 नंबर कि पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवने तट के समानांतर चले। यह पश्चिमी तट के संबंध में है सत्य कथन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है पेरियार, पोनानी, वेगई और कावेरी। तो केरल राज्य की जो सबसे बड़ी नदी है वो है पोनानी। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई के आधार पर व्यवस्थित अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब है कि घटता हुआ क्रम। तो गोदावरी है वो 1 नंबर होगा, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर में है। उसके बाद में कृष्णा होगा, तो ये कृष्णा 1 और 4 में है। उसके बाद में नर्मदा होगा, तो ये 4 नंबर ऑप्शन है, ये राइट होगा कि 1 नंबर है वो गोदावरी है, 2 नंबर है वो कृष्णा है, 3 नंबर है वो नर्मदा है, 4 नंबर है वो कावेरी है और 5 नंबर है वो ताप्ती है। तो जो लंबाइयों का घटता हुआ क्रम है वो इस हिसाब से है कि गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बराकर व कोनार है। यह नदी बनस घाटी में बहती है। यह नदी सोनपुर बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। तो इसके अंदर सत्य कथन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर कि यह नदी सोनपुर बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान है वो हमें करनी है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अपने उल्टे चल लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं और ऑप्शन है वो भी हम उल्टे कर लेते हैं। तो उत्तर में सबसे पहले आ जाएगी महानदी, उसके बाद में आ जाएगी पेनार, उसके बाद में आ जाएगी कावेरी, उसके बाद में आ जाएगी वेगई। तो इसका ऑप्शन है वो 1 नंबर है वो राइट हो जाएगा। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ हो जाएगा वेगई सबसे नीचे, उसके बाद में कावेरी, उसके बाद में पेनार और एक उत्तर की तरफ हो जाएगी महानदी। नेक्स्ट है कि अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां निम्न में से किस अपवाह प्रतिरूप का उपयुक्त उदाहरण है। अभिकेंद्री प्रतिरूप का, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का, अर्य प्रतिरूप का, वृक्षाकार प्रतिरूप का। तो ये जो उपयुक्त उदाहरण है वो है अर्य
प्रतिरूप का, रेडियल पैटर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी हिमालयी अपवाद अंतर की नदी है? भीमा, अमरावती, महानंदा, पेनगंगा। तो जो हिमालय अपवाद अंतर की जो नदी है वो है महानंदा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान है वो हमें करनी है। एक साइड है झील, दूसरी साइड है लोकेशन, उसकी अवस्थिति। तो लोकटक है वो मेघालय में है, वेम्बनाड है वो केरल में है, हुसैन सागर है वो तेलंगाना में है, भीमताल है वो उत्तराखंड में है। तो सबसे पहले तो आपको सुमेलित का जो ये ताल लगे हुए हैं ये उत्तराखंड में ही है, जो भीमताल, नैनीताल और ये जो है, तो ये सही है। हमें असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। हुसैन सागर है ये तेलंगाना में है, वेम्बनाड है ये केरल में है, लोकटक है ये मेघालय में नहीं है। तो असुमेलित युग्म देखना है तो इसका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग तथा हुंड्रू जलप्रपात क्रमशः कौन सी नदियों पर अवस्थित है? शरावती व कावेरी पर, शरावती व स्वर्णरेखा पर, नर्मदा तथा मांडवी पर, चंबल तथा ताप्ती पर। तो ये है शरावती व स्वर्ण रेखा पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुख्य नदी तथा सहायक नदी में असुमेलित युग्म है। 1 नंबर है गंगा गंडक, हमें असुमेलित है वो देखना है। 2 नंबर है गोदावरी कोयना, 3 नंबर है महानदी तेल, 4 नंबर है कृष्णा तुंगभद्रा। तो असुमेलित है वो है गोदावरी कोयना, ये असुमेलित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन है वो हमें करना है नदी और उद्गम के अंदर। तो 1 नंबर है कि कावेरी, उसका उद्गम है बरहमगिरी की पहाड़ियों से। 2 नंबर है स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर का पठार से। 3 नंबर है वैतरणी कार्बी एंगलोंग पठार से। 4 नंबर है कृष्णा महाबलेश्वर के निकट से। तो हमें असुमेलित युग्म देखना है तो वो है वैतरणी कार्बी एंगलोंग पठार, ये असुमेलित है। नेक्स्ट है कि गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? दामोदर, कोसी, महानदी, महानंदा। तो बाएं तट से मिलने वाली अंतिम जो सहायक नदी है वो है महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 में देश में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं कहाँ दर्ज की गई है? जो 23-24 है उसके अंदर देश में सर्वाधिक जो वन अग्नि की जो घटनाएं हैं वो कहाँ दर्ज की गई है? 1 नंबर ऑप्शन है उड़ीसा में, 2 नंबर है उत्तराखंड में, 3 नंबर है छत्तीसगढ़ में, 4 नंबर है मध्य प्रदेश में। तो वन अग्नि की जो सबसे ज्यादा घटनाएं हैं वो उत्तराखंड के अंदर दर्ज से वो की गई है। नेक्स्ट है कि भारत के कुल कितने राज्य अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% से अधिक क्षेत्र पर वनावरण रखते हैं? 1 नंबर है कि 11, 2 नंबर है 13, 3 नंबर है 17, 4 नंबर है 19। तो कुल कितने राज्य हैं? तो ये हैं 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण क्षेत्र में डैश डैश की दर्ज की गई है, कमी या वृद्धि? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.02% की जो वृद्धि है वो दर्ज है वो की गई है। यानी भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के जो वन आवरण जो क्षेत्र है उसके अंदर 0.02 की वृद्धि है, वो प्रतिशत वृद्धि है वो दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि ISFR 2023 के अनुसार देश में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः हैं। 1 नंबर है मध्य प्रदेश एवं गोवा, 2 नंबर है अरुणाचल प्रदेश एवं पंजाब, 3 नंबर है मिजोरम एवं राजस्थान, 4 नंबर है सिक्किम एवं हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर सिक्किम एवं हरियाणा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्यों को जोड़कर शेष सभी राज्यों में वनावरण का 70% से अधिक है। कौन से राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों का जो वनावरण है वो 70% से अधिक है, यानी किन का है वो 30% के करीब है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम व सिक्किम, त्रिपुरा व मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा असम व सिक्किम। उनका जो वनावरण है असम व सिक्किम का वो लगभग 70% के करीब है, टोटल 70% तो नहीं है। नेक्स्ट है कि कथन 1 और कथन 2 है और इसमें से हमें सत्य कथन का चुनाव है वो हमें करना है। तो टुंड्रा वनस्पति है वो 4876 मीटर से 5100 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि काई, लाइकेन, मास आदि वृक्ष टुंड्रा वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है कि पूरी और सेठी के वर्गीकरण के अनुसार साल, बांस, खेर तथा पेंडुला आदि वृक्ष निम्नलिखित किन वनों के अंतर्गत आते हैं। शुष्क सदाबहार वन, शुष्क पतझड़ वन, शुष्क कंटीली झाड़ी वन, मरुस्थलीय वन। तो इसका आंसर होगा शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत पर इसमें पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का वृष्टि छाया प्रदेश पर, तो इसमें भी पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन यानी जहाँ वर्षा थोड़ी सी कम होती है, तो जो ये वृष्टि क्षेत्र है यहाँ भी कम होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार का वृष्टि क्षेत्र है। 1 नंबर और 2 नंबर हो गया। उसके बाद में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर इस पर नहीं पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तो इस पर भी नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें 1 और 2 नंबर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 व 2। नेक्स्ट है कि हिमालय के गिरिपद में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है। हिमालय के गिरिपद में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, एल्पाइन वन, टुंड्रा वन। तो हिमालय के गिरिपद में पाए जाने वाले पद हैं जो वन है वो है पर्णपाती वन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 के तहत देश में 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है वो रखा गया है। 1 नंबर ऑप्शन है कि 5 मिलियन मैट्रिक टन, 10 मिलियन मैट्रिक टन, 25 मिलियन मैट्रिक टन, 125 मिलियन मैट्रिक टन। तो 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 5 मिलियन मैट्रिक टन। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में दिसंबर 2024 तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में शीर्ष है, यानी सबसे ऊपर कौन है। सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो भारत में दिसंबर 2024 तक है वो है तापीय ऊर्जा है, वो जो हमारे अंदर जो भारत के अंदर जो लगाई गई है उनमें जो सबसे शीर्ष पर है वो तापीय ऊर्जा है। नेक्स्ट आता है कि दिसंबर 2024 तक देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों द्वारा उत्पादित ऊर्जा का योगदान है लगभग 53%, लगभग 37%, लगभग 47%, लगभग 63%। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 47%। नवीकरणीय जो ऊर्जा है दिसंबर 2024 तक उसका कुल ऊर्जा उत्पादन में लगभग 47% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? अलियाबेट द्वीप, वसाई क्षेत्र, नारिमनम तथा कोविलप कोविलपल। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मुंबई हाई क्षेत्र। इसका जो ऑप्शन है वो आपको कमेंट करके है वो बताना है। 51 से 100 तक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ये मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग ढंग से तैयारी कर रहे हैं वो ढंग से है वो एक दिन में अपने 50 क्वेश्चन का टेस्ट है वो दे लें, ताकि उनका जो फिलहाल रिवीजन है वो चल रहा होगा तो वो अच्छे से कर पाएँ। और जिनकी तैयारी नहीं है तो उनके ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं तो इतनी लंबी वीडियो चलती है तो वो भी बोर हो जाते हैं। तो आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही मैं कर रहा हूँ कि 1 से 50 और 51 से 100 है वो 2 भागों में ये कर दिया है। और जो 51 से 100 तक है ये कल ही आपको वीडियो है वो मिल जाएगी। तो आप है वो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और जिसको कंटिन्यू देखनी है मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो है वो शाम को मैं 6 PM पे अपलोड करने की कोशिश है वो करता हूँ। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम या वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है तो इसलिए टाइमिंग में चेंज हो जाता है और वीडियो आने में जो लेट होती है उसका रीज़न भी यही है। तो सिस्टम के ऊपर हमारा कोई हक नहीं है कि सिस्टम कई बार प्रॉब्लम क्रिएट है वो कर देता है। तो इसका जो 51 का आंसर है वो आप अगर नीचे कमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो कर दें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर है वो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।